साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों ही परीक्षाओं जो 2024 में होनी, उस दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और इस टेस्ट पेपर में पूरे 100 क्वेश्चन है। इसके 50 प्रश्नों को पहले वीडियो में और जो शेष बचे हुए 50 प्रश्नों को इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान के मूल दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा या से संविधान का या के कार्य है। तो देखिए यहां पर तीन कार्य दिए गए हैं। तो पहला है, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय भी बना रहे, यह कार्य है। दूसरा, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, यह भी कार्य है। ठीक है। संविधान यह भी निर्धारित करता है कि सरकार कैसे गठित होगी। ठीक है। तीसरा, यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है और ये सीमाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो तीन के तीनों जो है संविधान के कार्य हैं, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया है? तो भाग 16 में अनुच्छेद 355 के तहत, अनुच्छेद 355 के तहत उपबंधित, 355 नहीं, 335 के तहत उपबंधित किया गया, 335 के तहत। ठीक है। जबकि जो भाग 4 है, इसमें क्या है, नीति निषेध तत्वों के बारे में बात की गई है, नीति निषेध तत्वों के बारे में बात की गई। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। और आपका जो भाग 17 है, भाग 17 ये हिंदी भाषा के विकास के संबंध में इसमें प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं? तो यहां पर देखिए 4 विशेषताओं के बारे में बात की गई है। बताना है कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। तो देखिए पहला है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं, जो मूल अधिकार है। कथन सही है। दूसरा जो है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं, ये भी सही है। तीसरा, कुछ मूल अधिकार ऐसे जो केवल नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं, विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है। जैसे वाक स्वतंत्रता। तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा, सभी मूल अधिकार स्वनिष्पादन योग्य हैं, स्वनिष्पादन योग्य हैं, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। चौथा आपका सही नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना 2011 के आधार पर की जाएगी, यह भी सही है। तीसरा, इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी है, यह भी कथन आपका सही है। ठीक है। तो 3 के तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है, नहीं। यह जो रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इसे वर्ष में 1 बार जारी किया जाता है, नहीं, इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, इसलिए 2 के दोनों कथन यहां पर गलत हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहां पर अनुसूची और उपबंध दिए गए हैं और इन तीनों उपबंधों में से जो 3 अनुसूचियां हैं, इनके बारे में बताना है इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं, कौन से सही सुमेलित। पहला देखिए, चौथी अनुसूची, इसमें क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधित है, ये कथन, ये पहला सही है। दूसरा, छठी अनुसूची क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित है, नहीं। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उपबंध है, वो आपका अनुसूची 5 में है। छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित है, तो तीसरा आपका सही है। तो पहला और तीसरा, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनुसूची 6 जो है इसमें जो 4 राज्य हैं इनके नाम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं? तो ये 4 पदार्थ दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। तो देखिए, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमो, फ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये 4 के चारों जो हैं वो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके 4 के चारों शामिल हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई है? कौन सी की गई है? तो आप यहां पर देखें, यहां पर 4 चीजें दी गई हैं। तो पहला, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने हेतु संसद को सशक्त बनाना, नहीं, ये गलत है। दूसरा, देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य, इसको समाविष्ट किया गया है, तो बी वाला समाविष्ट किया गया है। सी, करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, यह मूल कर्तव्य में नहीं आता है। डी, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने वाले किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर केवल बी वाले को शामिल किया गया है। ठीक है, बी वाले को देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने पर सुझाव देने के लिए कांग्रेस की सरकार ने 1976 में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति गठित की थी और केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया तथा 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A क्या जोड़ा गया? भाग 4A, 4 में नीति निषेध तत्व थे और 4A में आपका मूल कर्तव्य को शामिल किया गया और इस नए भाग में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, 51A। ठीक है, ये जब स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने का सुझाव दिया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में कुल कितने जो है इसमें कर्तव्य शामिल किए गए हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्य नहीं है? तो यहां पर हम लोग सीबीआई के कार्यों के बारे में देखें कि कौन सा कार्य नहीं, वो बताना है। पहला, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना, इसका कार्य है। दूसरा, बम विस्फोटों, विमानों और जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना, यह भी इसके कार्य में शामिल है। ये इसके कार्य में शामिल नहीं है। ठीक है, बी वाला शामिल नहीं है। सी, पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो, ये इसके कर्तव्य में आता है। और डी वाला, अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना, यह भी इसके कार्यों में आता है। ठीक है, देखिए, जो बम विस्फोटों, विमानों और जहाजों, जो बी ऑप्शन में आपका दिया गया है कि बम विस्फोटों, विमानों और जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों और सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकी हमलों की जांच करना सीबीआई का कार्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का कार्य है। किसका है? एनआईए का कार्य है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा सीबीआई के बारे में बात करें तो देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई थी। बाद में इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अब इसे संबद्ध कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। 1941 में गठित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का भी सीबीआई में विलय कर दिया गया था। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संस्थानम समिति द्वारा की गई थी। सीबीआई कोई सांविधिक संस्था नहीं है, यह अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहां पर 2 कथन दिए गए। पहला, यह प्रतिवर्तीता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। यह कथन आपका सही है, पहला वाला। दूसरा, यह पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ
बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो ने मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किए जाने वाले यूएसबी टाइप सी पोर्ट, प्लग और केबल के लिए मानक प्रस्तुत किए हैं। इसका उद्देश्य मार्च 2025 तक देश में बेचे जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सामान्य चार्जिंग समाधान प्रदान करना, मतलब एक ही चार्जिंग से सारी चीजें चार्ज हो जाएं। ठीक है। देखिए, इससे प्रति उपभोक्ता चार्जरों की संख्या में कमी आएगी। इस प्रकार भारत में ई अपशिष्ट को कम करने में सहायता मिलेगी। ठीक। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जो यहां पर दूसरा कथन है कि यह पूर्व के यूएसबी प्रकार के साथ बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी नहीं है, मतलब जो पुरानी तकनीक के उपकरण है उनके साथ ये संगत नहीं है। तो ये कथन आपका सही है। तो दो के दोनों कथन यहां पर सही है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश को शुरू किया था? तो किसने शुरू किया? तो देखिए, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, यहां से जो है अध्यादेश का प्रावधान चालू होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति के निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी? तो देखिए, यह व्यवस्था जो है चंपक दोया दोराय राजन मामले 1951 में दी थी। ठीक है, इस मामले में दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, नहीं 13 पे। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विषय और सूची, कौन सा विषय किस सूची के तहत आता है? तो यहाँ पर 3 विषय और सूचियां दी गई हैं। बताना उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर देखें, बैंकिंग, बैंकिंग जो है ये किस में आता है? तो बैंकिंग आपका जो है ये समवर्ती सूची में नहीं आता है, ये संघ सूची में आता है। और जो एग्रीकल्चर या कृषि है ये राज्य सूची में आता है। दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। व्यवसाय, व्यवसाय संघ, ट्रेड यूनियन, ये आपका समवर्ती सूची में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है समवर्ती सूची में। तो केवल एक ही जो है वो सही है, केवल एक युग्म सुमेलित है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? ये मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या पर यह स्पष्टीकरण दिया था। अगला है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे प्रायः पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही कथन है? तो यहां पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नहीं, इसमें भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस नहीं थे, बल्कि गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस थे। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। विशेष तापमान पर गर्म नहीं किया जाता। देखिए, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो के तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो यह भी गलत हो गया। तीसरा, इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जा सकता है। यह सही है, तो तीसरा वाला सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपके 2 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता। यह कथन आपका सही है, किसी विशेष धर्म के लिए मतलब नहीं कर सकता एक तरफा, तो यह आपका सही है। दूसरा, यह व्यवस्था धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। नहीं, ये उन पर बिल्कुल रोक नहीं लगाती है। तो यहां पर केवल पहला कथन सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। ठीक,
धर्म की अवृत्ति के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें कि राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक अभिवृद्धि एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है, परंतु व्यवहारिकता में ऐसा पालन होता नहीं है। ठीक। दूसरा, तो पहला कथन आपका सही था। दूसरा जो कथन है, देखिए, यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है और धर्म को बढ़ावा देना या बनाए रखना नहीं है। तो इसलिए जो दूसरा वाला कथन है कि शुल्क लगाने पर रोक लगाती नहीं, शुल्क लगाने में टैक्स लगाने पर रोक लगाती है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो तीन कथन दिए गए। पहला, केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। यह कथन आपका सही है। दूसरा, राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यह भी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। यह भी सही है। तीन के तीनों चीजें यहां पर सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन। वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 360 के तहत किया गया है। अभी तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो यह शक्ति किसे प्राप्त है? यह शक्ति संसद को प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 3 में संसद को अधिकृत करता है कि देखिए, पहला, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश को के 13 जिलों को लेकर के उत्तराखंड बना दिया गया, ठीक है। दूसरा, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है संसद। तीसरा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। चौथा, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। पांचवा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद को ये सारा अधिकार है, ठीक है। देखिए, ध्यान रखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत शामिल नहीं है। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना का प्रावधान जो है उस संविधान के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित है। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना का प्रावधान, जैसे उत्तराखंड का बनना, यह अनुच्छेद 2 में आ जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं? कौन से संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं? तो यहाँ पे 4 लाभों के बारे में बात की गई। देखिए, उत्तरदायी सरकार होती है, सही है। व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, ये भी सही है। शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है, नहीं, शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं होता है। बहुत सारी चीजों में ओवरलैपिंग पाई जाती है, तो तीसरा वाला सही नहीं है। चौथा, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है, सही है। पहला दूसरा चौथा, डी ऑप्शन। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा या से राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है? राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है, तो आप देखें 3 चीजें दी गई हैं। पहला, वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन, सही है। उपाधियों का अंत संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है? तो समता के लिए देखिए, पहला वाला सही है, पहला सही है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन। उपाधियों का अंत, ये इसमें शामिल नहीं है। तीसरा, निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता के आधार नहीं है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है। यहां पे ये ऑप्शन देखिए, जो उपाधियों का अंत है ये राजनीतिक समता के लिए नहीं है, ये जो है नागरिक समानता सुनिश्चित करता है। उपाधियों का अंत जो है, जो आर्टिकल 18 के तहत है मूल अधिकार में, ये राजनीतिक समता नहीं बल्कि नागरिक समानता को सुनिश्चित करता है। आगे चलते हैं, तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये कथन गलत है। कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो चुना हुआ हो, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है, को आधे राज्यों के
विधानमंडलों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित है तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान से होता है। इसलिए दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए, बताना इनमें से सही कौन सा है। पहला, विधि के समक्ष विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव। तो ये कथन सही नहीं है, ये कथन जो है आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है और विधियों का समान संरक्षण जो है वो एक सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता स्थापित करना है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। ये कथन आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? कौन सी एकात्मक विशेषता है? तो यहाँ पे 5 विशेषताएं दी गई हैं, 5 विशेषताएं दी गई हैं। देखिए, एकात्मक विशेषता में होता क्या, देखिए, संघीय व्यवस्था के विपरीत एकात्मक व्यवस्था राजनीतिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें शासन की अधिकांश अथवा सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। ठीक है, तो ऐसी एकात्मक विशेषताएं बतानी है जैसे कि एकल संविधान है, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत निर्वाचन तंत्र, राज्यपाल की नियुक्तियां, ये सभी के सभी क्या है, एकात्मक विशेषताओं को इंगित करती हैं। इसलिए 1 2 3 4 5 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया और उसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया? फिर से देखते हैं, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया और उसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया? तो ये किसमें है? ये समता के अधिकार के तहत आता है, आर्टिकल 17। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें आपका आर्टिकल 17 भी आता है। आर्टिकल 17 आता है, वो क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध होना। इसलिए यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, यहां पर 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से सही कौन सा है। आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। यह कथन पूरी तरीके से सत्य है। दूसरा, आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। यह राज्यपाल को नहीं सौंपता बल्कि राज्य सरकार को सौंपता है। तो इसलिए यहां पर पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बल्कि राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का भी प्रावधान करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के अंतर्गत आते हैं। आयोग किसी मामले की जांच के दौरान या उसके उपरांत निम्नलिखित में से कोई कदम उठा सकता है। कौन कौन से कदम? देखिए, 4 कदम है। पहला, वह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित राज्य सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है, दे नहीं सकता है, बस सिफारिश कर सकता है। दूसरा, यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन या किसी अन्य कार्रवाई के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। तीसरा, यह पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता या राहत प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है। चौथा, आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देशों, आदेशों या रिटों के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में, राज्य उच्च न्यायालय में जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 26 नंबर। हाल ही में सुर्खियों में रहा ज्वारीय विघटन घटना टाइडल डिसरप्शन इवेंट का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है इन चारों में से? तो देखिए, ज्वारीय विघटन घटना, आप डी ऑप्शन पढ़ें, यह ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है। ठीक है, यह ब्लैक होल द्वारा किसी तारे को समाहित करने की खगोलीय घटना को ज्वारीय विघटन घटना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित हैं?
देखिए 358 और 359 ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है वो अन्य मूल अधिकारों के निलंबन, इसमें आपका आर्टिकल 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ करके से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों के निलंबन संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है इसमें केवल दो को, 20 और 21 को छोड़ करके जो अन्य मूल अधिकार हैं उनके निलंबन से संबंधित प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत विनियमित हैं? तो देखिए यहाँ पे 4 सेवाएं हैं, यहाँ पर 4 सेवाएं दी गई हैं, तो बताना है इसके तहत कौन सी जो है विनियमित हैं। तो यहाँ पर आप देखें, पहला देखिए सोशल मीडिया साइट्स हैं, ओवर द टॉप OTT स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं, ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं ये इसमें शामिल नहीं है, डिजिटल समाचार साइट शामिल है। तो 1 to 4 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से जो है सही नहीं है। तो देखिए 2 कथन दिए गए। पहला क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते नहीं। वहां जन्म से जो नागरिक हैं वही राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होते हैं। ये जो कथन कहा गया कि जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक, ये भारत में ऐसा प्रावधान है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, भारत में केवल जन्म के नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं, ना कि देशीकृत नागरिक, तो ये अमेरिका के लिए है, ये गलत हो गया। यहाँ पे 2 के दोनों कथन क्या है? गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन सा। पहला, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित हैं, सही है। संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है, आगे किया जा सकता है परंतु अभी तक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत वर्णित मूल कर्तव्य हैं? देखिए भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 कर्तव्यों के बारे में बताया गया है और बताना है इनमें से कौन से इसमें वर्णित हैं। तो देखिए पहला क्या है? ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। ज्ञानार्जन और विकास की भावना मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये सही है। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये भी सही है। तीसरा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, ये भी शामिल है। मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यहां पर पहला दूसरा तीसरा अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन सा है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। यह कथन सही नहीं है, 2 महीने नहीं, 1 माह है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तो यहां पर 2 माह नहीं बल्कि 1 माह है। ज्ञातव्य है कि इसकी उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत वर्णित है। मूल रूप से संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह थी, किंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे कम कर दिया गया और 1 महीने कर दिया गया। पहला गलत है। दूसरा, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यह कथन आपका सही है, ठीक है। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मूल संरचना का भाग है? मूल संरचना का भाग है, यहाँ पे 4 चीजों के बारे में बात की गई है।
देखिए, पहला है सरकार की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति, ये मूल संरचना के तहत आते हैं। मूल संरचना की जो बात आती है वो केशवानंद भारती केस से आती है, ठीक है। तो ये पहला वाला आपका है। दूसरा, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली ये इसमें नहीं आती है। संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र ये आता है। शक्तियों का पृथक्करण भी आता है। तो पहला पहला आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विशेषता और कहाँ से ली गई है, संविधान की विशेषता और उसको कहाँ से लिया गया है ये हमें बताना है। 3 युग्म दिए गए हैं, बताना है इनमें से मतलब कौन सा या से सही सुमेलित है। नीति निषेध तत्व ये आयरिश के संविधान से, आयरलैंड से लिया गया है, ये आपका सही है। दूसरा, मूल अधिकार फ्रांस के संविधान से नहीं, अमेरिका के संविधान से, यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो दूसरा गलत है। तीसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये सही है। तो पहला तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यह क्या है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति के निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए थे। तो यहाँ पे 3 के बारे में बात की गई है। 3 के बारे में बताना है कौन से 42वें के द्वारा नहीं जोड़े गए हैं। तो देखिए, पहला क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध कराना। इसको जो है ये आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया था, ठीक है, और बदल दिया गया था और अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार बना दिया गया था। संशोधित निर्देशित तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह प्रारंभिक बाल्यावस्था और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो ये 42वें के द्वारा नहीं जोड़ा गया, तो पहला वाला। दूसरा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, ये 42वें के द्वारा जोड़ा गया और 43A में जोड़ा गया, ठीक है। तीसरा, आय स्थित सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, ये जो है आपका ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, 1978 के द्वारा जोड़ा गया, ना कि 42वें के द्वारा जोड़ा गया। तो यहां पर आपका पहला और तीसरा, इसको 42वें के द्वारा नहीं जोड़ा गया। आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। तो देखिए, पहला, इसने प्रांतों और रियासतों के इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, सही है। इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की, नहीं, प्रांतों में नहीं, केंद्र स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। तो यहां पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। भारत में संवैधानिक अपकृत के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट, इंग्लिश में कहते हैं TORT, टॉर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। देखिए, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि संवैधानिक अपकृत होते क्या हैं। देखिए, एक संवैधानिक अपकृत्य किसी के संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से मूल अधिकारों का उल्लंघन है जो सरकार के किसी घटक द्वारा उसकी आधिकारिक क्षमता के तहत किया गया हो। तो पहला, भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शामिल करता है। ये कथन आपका सही है, ये कथन आपका सही है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 सरकार द्वारा किए गए अपकृत्यों में संघ या राज्य के दायित्व का वर्णन करता है, परंतु किसी कर्मचारी द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए उत्तरदायित्व को शासित नहीं करता है। तो यहां पर पहला सही है। दूसरा, न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है, ये आर्थिक मुआवजा दे सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, उच्चतम न्यायालय में राजस्थान राज्य बनाम सुश्री विद्यावती वाद में न्यायालय ने प्रतिवादी अर्थात राजस्थान राज्य को वादी को 15,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। ये सही है, 2 के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। यहाँ पे 4 विशेषताओं के बारे में बात की गई है, बताना इनमें से कौन सी हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में निहित होनी चाहिए, ये कथन आपका ये विशेषता है। दूसरा, चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के भी निष्पक्ष अवसर होने चाहिए, ये भी सही है। प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, ये भी सही है।
सरकार निधि विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि होती है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो विशेषता है, चौथा विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं, अगला है 39 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रावधान किए गए हैं। उपयुक्त नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा या से उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है? इन चारों में से। तो देखिए उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, इस श्रेणी में उन तत्वों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित हैं। तो पहला, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये इसमें शामिल नहीं है। ये समाजवाद की विचारधारा से संबंधित है, ठीक है, ना कि उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत से। तो पहला वाला नहीं है। दूसरा, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, ये आपका उदारवादी, ये आपका किसके तहत आता है? उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है, दूसरा वाला। तीसरा, गोवध पर रोक, गोवध पर रोक सहकारी समितियों द्वारा और सहकारी समितियों का प्रचार, ये गांधीवादी विचारधारा संबंधित है। ठीक है, सहकारी समितियों का प्रचार भी गांधीवादी में आ जाएगा, तो केवल यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश या देशों ने भारत के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया? तो यहाँ पे 3 नाम हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फ्रांस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बाद में किया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बाद में किया, यूएसए ने 1965 में किया है, जबकि देखिए फ्रांस में 1944 में आ गया है और जापान में 1945 में। भारत में तो भारत आजाद हुआ 1947 में, तो बाद में किसके आया है? यूएसए का। यूएसए में आया है 1965 में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी तो उसके अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं था, ऐसा कोई जरूरी नहीं था, इसलिए पहला कथन जो है आपका वो क्या है? सही नहीं है। देखिए, संविधान सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए थे, अर्थात स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और देश के लिए सामान्य कानून लागू करना। जब भी सभा की बैठक संविधान के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। तो इसलिए पहला कथन आपका क्या है? गलत है। दूसरा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 1947 में अपनाया था, ये कथन गलत है। देखिए, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया, ना कि 1947 में। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए, बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नहीं, देखिए, संसद द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में अस्तित्व में आता है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर सहित आदेश द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसकी सेवा शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि संसद द्वारा। तो इसलिए पहला कथन गलत होगा। दूसरा, मूल संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था, यह कथन आपका सही है कि संविधान में अनुसूचित जनजातियों के अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, देखिए 2003 में 89वें में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था, एक नया अनुच्छेद 338A जोड़ा गया। तो यहाँ पर मूल में नहीं था, तो यहाँ पर कौन सही है? दूसरा वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIB घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करता है? कौन नामित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। देखिए, घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIB का अर्थ है कि ये बैंक आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है तथा इनके विफल होने की संभावना कम है।
ठीक है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कुछ बैंक अपने आकार, अंतर क्षेत्रीय गतिविधियों, समरसता और प्रतिस्थापन की कमी तथा अंतर सभ्यता के कारण प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिन बैंकों की संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 2% से अधिक है, उन्हें इस समूह में का हिस्सा माना जाता है। देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को 2023 तक भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में जारी रखा जाएगा। तो 3 बैंक हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का हिस्सा हैं? तो यहाँ पर 4 चीजें दी गई हैं। तो देखिए, पहला, किसी राज्य के बाहर न निकाले जाने का अधिकार, ये सही है। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में आता है, 21 में, 21 में। तो दूसरा, विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये भी शामिल है। तीसरा, मौन रहने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, ये इसमें शामिल नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार, ये शामिल है। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा इसके तहत आएगा। ठीक है। जबकि मौन रहने की स्वतंत्रता जो है, ये वाक और अव्यक्त की जो स्वतंत्रता उसके तहत आएगा। तो यहां पर पहला, दूसरा, चौथा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज ध्यान रखिएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत आता है, जबकि मौन रहने की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अव्यक्त स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 में है वहां पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्या है? शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं, देखिए। शिक्षा का अधिकार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 21 में 21A में 21A में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा को। तो इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है कि यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। जबकि अन्य, इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया, ये कथन गलत है। ये कथन आपका गलत है। दूसरा, देखिए, अनुच्छेद 21 के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्तापूर्ण पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हो में प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा जो है, 86वें संविधान संशोधन के से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। यह कथन आपका गलत है। देखिए, इस संशोधन के पहले भी संविधान के भाग 4, जिसमें नीति निषेध तत्व हैं, के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो यह कथन गलत है। तीसरा, इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, नहीं। देखिए, हालांकि निर्देशित तत्व होने के कारण यह न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य नहीं रहा। पहले भी आर्टिकल 45 में था। ठीक है। तो जो 45 में अब लिखा गया, क्या लिखा गया? राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ध्यान रखिएगा। अब बदल दिया गया है कि क्या कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष की, राज्य जो है 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे डी वाला जो है आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ। यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ के पास अवस्थित है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी का वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पर जो बात की जा रही है माउंट किलाउआ के बारे में। यह हवाई द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप यूएसए में। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक 2 बार की गई है, नहीं 3 बार की गई है। कब कब की गई है? 1962 में की गई है, 1971 में की गई है, फिर 1975 में की गई है। ठीक है। पहला गलत हो गया। दूसरा,
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा आपातकाल की पहली उद्घोषणा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एनईएफए में चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में की गई थी। ये कथन सही है, जो हमारा चाइना से युद्ध होता है। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा 1975 में हुई थी, नहीं 1971 में हुई थी। 1971 में हुई थी, जब पाकिस्तान को बांट करके बांग्लादेश बनाया गया था। तो यहाँ पर कौन सही है? यहाँ पर केवल दूसरा वाला सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो देखिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, गणतंत्र शब्द जर्मन संविधान से लिया गया है। गणतंत्र शब्द जो है ये जर्मन संविधान से लिया गया है, नहीं। प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के आदर्शों को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, ना कि जर्मन से। पहला गलत हो गया। दूसरा, प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संविधान से अपनाया गया है, सही है। देखिए, उद्देशिका में या प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्यों और न्याय के आदर्शों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सोवियत संविधान, वो तत्कालीन यूएसएसआर जो था, उससे लिया गया। तो दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित निकायों संस्थाओं में से किस या किन का लेखा परीक्षण पूर्णतया और प्रत्यक्षता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के द्वारा किया जाता है? यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। तो देखिए, सार्वजनिक निगमों के लेखा परीक्षण में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की भूमिका सीमित होती है। ठीक है, तो इन चारों में से जो कैग है वो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इसका करता है। देखिए, कुछ निगमों का लेखा परीक्षण पूर्णतया और प्रत्यक्षता कैग द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए दामोदर घाटी निगम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इत्यादि। तो यहाँ पर दूसरा वाला मतलब सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि देखिए, कुछ अन्य चीजों को देखें। कुछ अन्य निगमों का लेखा परीक्षण निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है। इन पेशेवरों को कैग के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जरूरत पड़ने पर कैग जो है वो लेखा परीक्षण कर सकता है, जैसे कि केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम और अन्य। तीसरा है, 3 कैटेगरी में होता है। पहले में जिसमें कैग जो है पूर्णतया और प्रत्यक्षता करता है निरीक्षण। दूसरे में क्या करता है? सहायता करता है। तीसरे में क्या है? कुछ अन्य निगम पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षण पर निर्भर होते हैं। दूसरे शब्दों में उनका लेखा परीक्षण विशेष रूप से निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है और इसमें कैग की कोई भूमिका नहीं होती। वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट और लेखों को सीधे संसद में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे निगमों में मुख्यतः भारतीय जीवन बीमा निगम आता है, भारतीय रिजर्व बैंक आता है, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक आएगा, भारतीय खाद्य निगम आएगा और अन्य शामिल होंगे। आपका पहला, तीसरा, चौथा, ये आपके जो निजी लेखा परीक्षण होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।